हाँ जी, जय हिंद है सबको। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो की बहुत टाइम से आप डिमांड कर रहे थे और आप सबको पता है कि मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी। दैट इज़ वाई मैं एकदम से मतलब मुझे चीज़ें बंद करनी पड़ी। आप सबको पता है कि ऐसे टाइम पे क्लासेस व्लासेस तो कहीं दूरी छूट जाती है। फिर भी मैंने ट्राई करा कि मैं आपसे कंटिन्यूसली जुड़ा रहूँ किसी न किसी तरीके से। ये जो सीरीज़ है, हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। तीसरी वीडियो दिसंबर मंथ की है। इसके अलावा जनवरी, फरवरी और मार्च की जो स्टार्टिंग के 15 दिन है ना, उनकी मैं डालूंगा। परेशान मत हो, मेरी कोशिश है 4 से 5 तारीख तक आपको पूरी की पूरी करंट अफेयर का ये मैं जो भी सिस्टम है दे दूं। इसके अलावा जो मैराथन्स वगैरह हैं वो भी आनी है। मैं कंप्लीट तरीके से जो फ्री होऊंगा ना बच्चे, वो आऊँगा 3 तारीख को। 3 तारीख के बाद मतलब, तो 3 तारीख को है क्या, मेरी दादी की 13वीं हम मनाते हैं, तो 13वीं है। तब तक मैं कंटिन्यूसली बिजी हूँ। स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है। आप सब देख पा रहे हो कि मैं ये अपने लैपटॉप से गांव में ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब इशू ये है कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है और बहुत सारे रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, बिकॉज वहाँ तो अपना एक ऑफिस है, सेटअप है, सब कुछ है। यहाँ कुछ है नहीं। फिर मैं सोचा यार मैं वेट करूँ कब मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद चीज़ें दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही दे दूं, बच्चों का काम इससे भी चल जाएगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि वॉइस भी हो सकता है उतनी अच्छी ना आए, और ऊपर से मैं कोने में बैठा हूँ कंप्लीटली। आपको थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैनेज करना। और हम सबको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है और अच्छे से अच्छे तरीके से हमें एग्जाम में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जी चलो शुरू करते हैं बिना फर्दर टाइम वेस्ट करे हुए। तो जी दिस इज दिसंबर्स करंट अफेयर। दिसंबर सबसे पहला है कि पेटीएम पेमेंट बैंक रिसीव स्केड्यूल बैंक स्टेटस फ्रॉम आरबीआई। पहली चीज तो इसमें जो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है वो इंपॉर्टेंट है कि स्केड्यूल बैंक, कोई बैंक स्केड्यूल बैंक है या नहीं है, कौन बताएगा? ये बताएगा आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके गवर्नर कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? देखो, पेटीएम सर इससे पहले बैंक था पेटीएम, जी हाँ, इससे पहले बैंक था, लेकिन वो पेमेंट बैंक था, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक आपने सुना भी होगा। सर पेमेंट बैंक और शेड्यूल बैंक में क्या फर्क है? शेड्यूल बैंक और पेमेंट बैंक में फर्क ये है कि जब तक वो बंदा, मतलब जब तक वो बैंक पेमेंट बैंक होता है ना, तब तक उस पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है। लेकिन जैसे ही वो जो बैंक है वो शेड्यूल बैंक आ जाता है, तो फिर उसके पास नई नई अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। अब वो मतलब प्रॉपर एक बैंक की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। तो भाई ये शेड्यूल बैंक में आ गया है। सबसे पहला पेमेंट बैंक जिसको शेड्यूल बैंक का दर्जा मिला था वो है एयरटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक क्या होता है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे इंडियन पोस्ट है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपने अगर कभी सुना हो तो, ये इंडियन पोस्ट एक ऐसी सर्विस है इंडियन गवर्नमेंट की जो हर गांव तक पहुंची हुई है। अगर वहीं पे हम बैंक खोल दे तो क्या हर गांव में बैंक पहुंच जाएगा? तो जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो पूरा हो जाएगा। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सपना है कि हर बंदा इससे मतलब फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ पूरा हो जाएगा। तो इसी पर्पज से ही पेमेंट बैंक खोले गए थे, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा भी हुआ देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, ये 6 पेमेंट बैंक आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जो पेमेंट बैंक होते हैं इनमें सिस्टम क्या होता है कि ऐसे नॉर्मल बैंक की तरह नहीं होते, उनकी तरह लोन नहीं दे सकते, उनकी तरह क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड दे सकते हैं, समझ रहे हो। वहाँ पे आप पैसे जमा कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हैं अप टू अ लिमिट। ये देखो कुछ कुछ फर्क मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। भाई ये लोन नहीं दे सकते, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, ये एनआरआई के डिपॉजिट इशू वो नहीं ले सकते। हाँ, अगर बाहर से कोई रेमिटेंस भेज रहा है तो ये ले सकते हैं, ठीक है। लोन नहीं दे सकते हो और अपनी सब्सिडरीज ये नहीं बना सकते। वहीं पे शेड्यूल बैंक अगर होगा वो बना देगा, ठीक है। तो मतलब ये दीज आर दी सिस्टम्स कि भाई इस तरीके से पेमेंट बैंक के फायदे भी हैं और पेमेंट बैंक कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ऐसा चाहिए कि नॉर्मल बैंक की तरह नहीं होता। फायदा ये है कि कम से कम लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंच तो रही है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आपको क्या याद रखना है, पेटीएम पेमेंट बैंक शेड्यूल बैंक बन गया, पहला एयरटेल बना था, कौन से पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और होमवर्क मैंने आपको दे दिया, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि गवर्नर कौन है आरबीआई का, ठीक है जी। तो यही सब बातें थी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने साइन करा है 112 मिलियन लोन फॉर स्टेब्लिशिंग स्किल यूनिवर्सिटी इन असम। आपको पता है यहीं से 2-3 क्वेश्चन बन गए कि स्किल यूनिवर्सिटी किस में बन रही है, असम में बन रही है, कौन उसको फंड कर रहा है? एडीबी फंड कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए, जो ऑलरेडी मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, काम एशिया का डेवलपमेंट करना है, मेंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बस यही जी, आज के टाइम पे 68 मेंबर है। जापान और यूनाइटेड स्टेट के सबसे ज़्यादा इसमें शेयर है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद इंडिया है, ठीक है।
ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको इनका हेड कौन है, मात्सुसुगो असाकावा, ये पता होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, मैंने बताया स्किल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं बच्चे, एक ऐसा कैंपस बना रहे हैं जिसमें लोगों को स्किल्स सिखाए जाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाएंगे, अल्टीमेटली लोगों को डेवलप कर रहे हैं ताकि वो अच्छी से अच्छी जॉब जो है वो पा सके। ये पूरा मॉडल है बच्चे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन अप्रूव करा है आसाम स्किल यूनिवर्सिटी के लिए, तो ऑब्वियसली न्यूज़ में बन जाता है। इसके अलावा जापान फंड भी इसमें लॉन्च करने वाला है कि भाई आप नई नई टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने लाओ ताकि लोग उन टेक्नोलॉजी से मिल पाए और मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, OECD स्लैश इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 9.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। आपसे कोई ये नंबर नहीं पूछेगा, आपसे OECD के बारे में जरूर पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली OECD मीन्स। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। नाम समझ में आ गया, नाम से इसका काम भी समझ में आ गया, क्या काम करेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर पेरिस में है। आज के टाइम पे इसमें 38 कंट्रीज मेंबर है भाई साहब। ठीक है जी, ओके। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। काम क्या होता है, ये आपकी कंट्रीज को ऐसी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में मदद करता है जो कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के ट्रेड के लिए अच्छा है। ठीक है, आज के टाइम पे जो इसके मेंबर है 80% ट्रेड उन्हीं मेंबर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो OECD के बारे में मैंने बता दिया सारी बातें, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से जानने की जरूरत नहीं है। जो वो जो वैल्यू दे रहे हैं ना, वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा कि OECD ने कितनी वैल्यू दी। अगर पूछनी भी है तो WHO या WHO वर्ल्ड बैंक या IMF की जरूर पूछ सकता है बच्चे। ठीक है, बट मुझे लगता है कि OECD की नहीं पूछेगा। OECD क्या है ये जरूर पूछ लेगा आपसे। हाँ जी, नेक्स्ट इज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन स्पाइक टू 12 ईयर हाई ऑफ 14.23% इन नवंबर। देखो जी, इसमें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक तो WPI होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यू सिंस 12 साल में एक बार हाई गई है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नवंबर में 14.23% चली गई थी। ठीक है, तो अब होलसेल प्राइस इंडेक्स, नाम समझ रहे हो क्या सिस्टम होता है भाई। जो जैसे आपसे कोई पूछे जी महंगाई निकालनी है, ठीक है, महंगाई बताओ किस दर से बढ़ रही है, तो दो पैमाने हम मोस्टली यूज करते हैं, वन इज CPI है, सेकंड वन इज WPI। CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। समझने की कोशिश करो, कंज्यूमर एंड पे कितना फर्क पड़ रहा है, इन्फ्लेशन में कितनी महंगाई पड़ रही है, दैट इज CPI। होलसेल में उस चीज पे कितना फर्क पड़ रहा है, दैट इज WPI। ठीक है, तो CPI WPI में फर्क आप समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो थोड़े से टेक्निकल डिफरेंसेस उसको समझने की कोशिश करो। WPI को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कंसिडर करता है, सर्विसेज को अपने अंडर ये कंसिडर नहीं करता है। वीकली बेसिस पे फॉर प्राइमरी आर्टिकल लाइक फ्यूल पावर, इन सब के लिए ये रिलीज करी जाता है ये इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बता दें, कंज्यूमर एंड पे क्या हो रहा है, इसको पब्लिश कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर। वो डिफरेंस है दोनों में, आपने देख लिया। ठीक है जी, ये गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए होता है, मंथली बेसिस पे ऑर्गेनाइज करा जाता है। ये देख लो, इनके बीच में डिफरेंसेस की पूरी PPT आपको बनी हुई है, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, मैं आपको PDF शेयर करूंगा ही करंट अफेयर वाले टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप इसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये क्यों न्यूज में था, ये बात हो गई। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फॉर्म्स 5 मेंबर पैनल टू मॉनिटर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। तो आपको क्या पता होना चाहिए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट एग्जैक्टली सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने 5 मेंबर कमेटी बनाई है, तो इसमें हु इज हेडिंग द कमेटी आपको पता होना चाहिए। आप सबको पता है कि अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, पता है सबको। तो अभी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना बच्चे, वो एक्चुअली छोटी पड़ रही है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखो, ये अभी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ठीक है, ये छोटी पड़ रही है, तो इसकी जगह एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी ट्रायंगुलर शेप में। इसके अलावा किसने अगर देखा हो बच्चे, राजपथ, यहाँ पे साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन है, बीच में राजपथ है, इधर इंडिया गेट आता है, तो इसके दोनों तरफ ना ऑफिसेज वगैरह बनाए जाएंगे इस तरीके से। देखो, दिस इज इंडिया गेट, दिस इज राष्ट्रपति भवन, ये दिस इज राजपथ। तो दोनों तरफ अभी सिर्फ और सिर्फ लॉन्स है, लॉन्स के साथ साथ यहाँ पे ऑफिसेज बनाए जाएंगे सरकार के। ठीक है, इट इंक्लूड्स अपना, मैंने बताया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं बच्चे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। जो नई ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी, ऑब्वियसली 2026 में सबको पता होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन लग के लोकसभा राज्यसभा की सीट्स रिवाइज होनी है, तो उसके बाद ज़्यादा सीट्स की जरूरत पड़ेगी, तो बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। दैट इज वाई ये सारा सिस्टम करा जा रहा है। ठीक है, तो चलो जी, बेहतरीन होगी ये वाली बात।
नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में कुछ कुछ बातें कर दी गई है कि भाई किस हिसाब से बातें करी गई है। लोकसभा में इसमें 888 सीट्स होंगी, इतने लोग बैठ पाएंगे। राज्यसभा में 384 सीट्स होगी बच्चे, ठीक है। इसके अलावा और भी जॉइंट सेशन, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना कि जॉइंट सेशन किस किस केस में नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। जॉइंट सेशन वो सेशन होता है जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, ठीक है। बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट है, उसको प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। मैंने आपसे क्या पूछा, जॉइंट सेशन किस किस केस में नहीं बुलाया जा सकता, आपको वो बताना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया कि पार्लियामेंट बिल्डिंग का सेंट्रल विस्ता का ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट ये सब पता होना चाहिए। क्यों हुआ मैंने बताया, भाई पुरानी बिल्डिंग थी, जगह कम पड़ रही थी, ऑब्वियसली अपने को चाहिए ही, मतलब नई बिल्डिंग चाहिए होगी, ज़्यादा सीट्स अपनी बढ़ने वाली है तो, ठीक है। अच्छा, तो अब तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि जो ये 5 मेंबर कमेटी बनी है सेंट्रल विस्ता से रिलेटेड, इसको कौन हेड कर रहा है, तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है रतन पी वत्तल, ये इनको बच्चे हेड कर रहे हैं इस कमेटी को। और भाई बेसिकली किस तरीके से सारा का सारा सिस्टम चलेगा इस चीज़ को लेके इसमें ये पूरा का पूरा डिसीजन होना है, ये पैनल जो काम ये करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेंट्रल फॉर्म्स 3 मेंबर कोटा कमेटी टू रिव्यू क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा। इसमें आपको ईडब्ल्यूएस कोटा पता होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 10% वाला जो कोटा सिस्टम नहीं बनाया था जनरल कैटेगरी के लिए, वो ईडब्ल्यूएस कोटा था। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चे की, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो जी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अच्छा, और क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में चेंजेस करे गए थे वाया 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या करा गया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर लोग कौन नहीं है ये वो बताया गया है। जिसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, जिसके पास एक फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का, जिसको या फिर जिसके पास एक प्लॉट है 100 गज का, ठीक है, या फिर 200 गज का प्लॉट है, ठीक है। अदर एरियाज में किसी रेजिडेंशियल प्लॉट प्रॉपर म्यूनिसिपैलिटी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में अगर 100 गज का प्लॉट है या फिर अदर एरिया में 200 गज का प्लॉट है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते हो, ठीक है। और दूसरा मेन क्राइटेरिया इसका कि अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो भी आप नहीं आते, ठीक है। तो अगर आप इन कैटेगरी में सपोज करो आते हो और आपको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिल रहा है तो 10% आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है जी। कमेटी का काम क्या है, जो भी बनाई गई है कमेटी का काम ये है कि वो बताएगा भाई कि जो अप्रोच हमने अपनाई है क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। ये कमेटी का काम है। कंपोजिशन ऑफ द कमेटी की बात सुन लो, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण इसको हेड करने वाले हैं बच्चे, सो दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चलो ये हो गया। ये क्यों हो रहा है बच्चे, ये भी नीट वाला सिस्टम हुआ था ना, नीट वाला जो सिस्टम हुआ था, ठीक है। तो अब उसके बाद कि भाई नीट में भी आपको रिजर्वेशन दी गई है, धीरे धीरे रिजर्वेशन का मामला हर जगह फैल रहा है। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई थी कि डिफेंस में रिजर्वेशन क्यों नहीं दी जा रही है एनडीए में, ठीक है। तो वो देखते हैं उस पर क्या रहेगा बाद में, उस टाइम तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एड्रेस करी 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इन आबू धाबी। इंडियन ओशन से नाम मतलब समझ रहे हो, इंडियन ओशन से मतलब है जितने भी इंडियन ओशन को कंट्रीज टच करती है उनके बीच में कॉन्फ्रेंस हुई। तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुई है बच्चे, वो तो आबू धाबी में हुई है। इंडिया की तरफ से कौन गया था जी, एस जयशंकर गए थे बच्चे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, ठीक है। इसमें क्या है, इंडियन ओशन में शांति मेंटेन करना काम है। इसकी थीम देख लो बच्चे, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन फाउंडेशन जिसने कोलैबोरेट करा था RSIS सिंगापुर से, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज श्रीलंका, और इसके अलावा एमिरेट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च UAE, इनसे कोलैबोरेशन करके फाइनली ये समिट जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई थी। क्या डिस्कशन हुई बच्चे, डिस्कशन ये हुई कि चाइना जो यहाँ पे भरोसे वाली हरकतें कर रहा है उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, ये बेसिकली इसमें निकल कर आया था, ठीक है जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रपोज करा बच्चे क्रिएशन ऑफ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो बात को समझने की कोशिश करो, हमारे देश में कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, लोअर कोर्ट है, हायर कोर्ट है और अपना सुप्रीम कोर्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आज भी बड़ी दिक्कत है, आज भी बहुत सारे डेटा ऐसे निकल कर आते हैं कि प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है कोर्ट में, ठीक है। तो चलो जो भी सिनेरियो है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि NV रामन्ना है, उन्होंने बोला है कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दो जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएगा, जो कि काम करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है ढंग से नहीं हो रहा है कोर्ट में, ठीक है, इस चीज पे काम करेगा बच्चे।
ठीक है, तो इसका नाम होगा NGIAI। अगर बन जाती है तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, करप्शन कंपेरेटिवली कम होगा और चीज़ें ज़्यादा हो पाएगी। ठीक है, तो अच्छा ने बोला कि ऐसा नहीं कम्प्लीटली, मैं तो एक कमेटी बनाओ जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर भी रहेंगे, जिसमें हमारे मेंबर भी रहेंगे, एक कमेटी बनाओ, कमेटी बना के बेसिकली इस काम को करो। दिस इज़ हाउ इट इज़ सेड, और ये बेसिकली इस तरीके से करा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये, किस तरीके से काम करेगा, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ये फैक्ट्स देख लो क्या क्या है। ठीक है, कि मतलब सिस्टम मतलब कितनी ज़्यादा दिक्कत है, दैट इज़ वाई उन्होंने ये इशू रेज करा है। ठीक है, कर्टेन रेजर इवेंट फॉर पेनेक्स 21। अब सबसे पहली बात तो देख लो कि पेनेक्स है क्या। ये क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो नाम से समझ में आ गया, डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ठीक है, ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन्होंने इन सब ने इससे पार्टिसिपेट करा था। मल्टीलेटरल होगी अपने आप ही। ठीक है, क्या क्या इसमें दिखा रहे थे? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इक्विपमेंट्स जो कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने और दूसरी अलग अलग एजेंसीज ने बनाए हुए हैं टू ओवरकम दीज इश्यूज। ठीक है भाई, काम क्या होगा? पेनेक्स क्यों हो रही है, मतलब इतने सारे देश मिलकर एक साथ क्यों कर रहे हैं? ताकि नेचुरल डिजास्टर से एक साथ मिलकर लड़ पाए, बिकॉज इकोलॉजिकल डिसरप्शन आज के टाइम पे बहुत है, अलग अलग टाइप के थ्रेट्स अपने पास हैं, तो सब लोग मिलके इकट्ठा उस चीज़ पे लड़ पाए, इसलिए ये बेसिकली एक्सरसाइज बनाई गई है बच्चे। अब बिम्स्टेक की बात हो रहा जाती है, बिम्स्टेक बिकॉज बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है बिम्स्टेक। ठीक है जी, तो बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज कौन से हैं भाई? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज होंगे वो बे ऑफ बंगाल के बॉर्डर लगते होंगे। ठीक है जी, तो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड म्यांमार, ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल के बच्चे बॉर्डर लगते हैं। इसलिए बिम्स्टेक में आज के टाइम पे इंडिया जो है बिम्स्टेक में बहुत एक्टिव है, सार्क में एक्टिव नहीं है, बिकॉज सार्क में जो है पाकिस्तान आता है। ठीक है, सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क में इंडिया मतलब एक्टिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सार्क के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से? 4 भी, बस वैसे ही वैसे एक आसियान आपको पता है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 टोटल कंट्रीज हैं, तो ये है। ठीक है, बिम्स्टेक का जो है सेक्रेटरीट है बच्चों ढाका में। ठीक है, ये देखो बिम्स्टेक कंट्रीज के मेंबर जो मैंने बोले वो यहाँ पे लिखे ही हुए हैं। ठीक है, देख रहे हो ना, इन बे ऑफ बंगाल है उसके चारों तरफ वाला सिस्टम है। ठीक है, चलो जी, ओके। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी बच्चे एक मोबाइल ऐप जिसका नाम था भाषा संगा। ठीक है भाई, क्या है ये? 100 सेंटेंसेस 22 लैंग्वेज में बेसिकली इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करा है। ठीक है, चलो जी, तो टोटल कितनी लैंग्वेज है बच्चे? 22 इंडियन लैंग्वेज है, ये बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रोमन स्क्रिप्ट में है और दूसरी लैंग्वेजेस में है। भाषा संगम मोबाइल ऐप को किसका इनिशिएटिव था बच्चे? ये मिति भाषी। दिस ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ स्टार्टअप दैट इज मल्टी भाषी सिलेक्टेड बाय माय गवर्नमेंट थ्रू ई कंपटीशन। तो ये चीज़ बच्चे इंपॉर्टेंट है कि किसने डेवलप करी है, क्या है और कितनी लैंग्वेज है, और 22 ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस भी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इनिशिएटिव था बच्चे NCERT का। ठीक है, ताकि बच्चा अपनी लैंग्वेज में बेसिकली चीज़ों को पढ़ सके, सुन सके, ऑडियो वीडियो फॉर्म में, साइन लैंग्वेज के साथ इसको बनाया गया है। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी थी चीज़ ये, तो इसको लाया गया है। तो ये हो गई ये वाली बात। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA बोलते हैं इसको दिया गया है ऑब्जर्वर स्टेटस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब आपको सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और आपको UNGA के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लेते हैं। ये बच्चे 2015 में विद द मिशन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस मिशन के साथ के जितने भी ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे सोलर एनर्जी इनफ अमाउंट में मौजूद है, उसको हमें यूज़ करना है, बिकॉज इट इज़ अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसको हमें यूज़ करना है और उसको यूज़ करते हुए बेसिकली हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ये इनिशिएटिव 2015 में आफ्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट जो पेरिस में हुई थी 2015 में,
उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड अपने नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च करा था। आज के टाइम पे इसमें टोटल 101 मेंबर हो चुके हैं, जिसमें यूएस अभी रिसेंट एडिशन है। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है जी, ओके जी, चलो बहुत ही बढ़िया। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर ले, उस अभी जो उनके प्रेसिडेंट है वो अब्दुल्ला शाहिद है, ये मालदीव्स के हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट ही थी ये। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डीजी हैं वो है डॉक्टर अजय माथुर, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों आया वो आपको मैंने बता ही दिया, बिकॉज ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है बच्चे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, किसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ तो मतलब बेहतर है, इससे ज़्यादा और आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड जो कि यूपी में मौजूद है, उसको रामसर साइट के रूप में एक्सेप्ट करा गया। रामसर एक जगह है बच्चे ईरान में, 1991 में यहाँ पे कन्वेंशन साइन हुआ था, उसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। कोई भी ऐसी दलदल, कोई भी ऐसे वेटलैंड जो लगता है कि अब भाई ज़रूरत है इनको कंजर्व करने की, तो उसको उठा के रामसर साइट्स में डाल देते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हैदरपुर वेटलैंड की बात कर लेते हैं। ये भाई साहब गंगा एंड सोलानी रिवर पे लोकेटेड है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। अलग अलग देशों से यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, स्पेसिफिकली मंगोलिया से डॉल्फिन, टर्टल, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, बटरफ्लाई, डियर्स, ये कॉमनली पाए जाने वाले वहाँ पे पशु एंड पक्षी हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अच्छा 1991 में नहीं, 1971 में था बच्चों रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो वो मैंने बताया कि भाई जिस भी वेटलैंड को ऐसा है कि चाहिए उसको थोड़ी सी कंजर्वेशन, उसको रामसर उसमें डाल देते हैं। अभी रिसेंटली जो नए साइट्स ऐड हुई हैं पंजाब में, नैंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड केशवपुर वेटलैंड एंड बेस वेटलैंड साइट, ये रिसेंट एडिशन थे। उत्तर प्रदेश में सारसा इनावर झील, नागबाई बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संधी बर्ड सेंचुरी, पर्वती एज बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी। महाराष्ट्र में नंदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी, ये रिसेंट एडिशन है। वैसे आपको पूरे इंडिया के जानने हैं तो ये है, तो सबसे रिसेंट है वो बखीरा बर्ड सेंचुरी है बच्चे। ठीक है, इसके अलावा 47, दिस वाज 49th, हाँ ठीक है, दिस तो ओके। ठीक है, जब भी बताया था वो मैंने 47 था, तो आप एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लें, कौन सी स्टेट में कौन कौन से में। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहा रटने को, जो न्यूज़ में होते हैं बस उसको कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। बाकी जानना चाहो तो जान सकते ही हो। हैदरपुर वाज 47। ठीक है, चलो जी। चेयरपर्सन लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस पिंकई चंद्र, आप सबको पता होगा, अपने देश के पहले जो लोकपाल है वो है पिंकई चंद्र घोष जी। ठीक है, उन्होंने लॉन्च करा बच्चे लोकपाल ऑनलाइन। सबसे पहले तो लोकपाल के बारे में पता होना चाहिए। आप सबको याद होगा 2013 मूवमेंट चली थी बच्चे, ठीक है, जिसमें लोकपाल की डिमांड जो है वो करी गई थी। लोकपाल की जो है डिमांड करी गई थी अन्ना हजारे जी ने, ठीक है, कि एक लोकपाल होना चाहिए। तो उसके बाद ही 2014 में बेसिकली लॉ आ गया जिसने एक लोकपाल बॉडी बना दी थी। अभी लोकपाल बॉडी क्या है भाई, लोकपाल बॉडी एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी जो किसी को भी ऑडिट कर सकती है। बेसिकली एक एंटी करप्शन बॉडी, आप समझ लो इसको, मेरी बात आप समझ रहे हो। इट वॉज लाइक अ एंटी करप्शन बॉडी की, मतलब किसी को ऑडिट कर लेगा ताकि करप्शन कहीं ना हो पाए। ठीक है, अल्टीमेटली 2019 में जाके बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, ये बन नहीं पाया, कोई लोकपाल अपॉइंट नहीं हो पाया। 2019 में जाके पिंकई चंद्र घोष को हमारा पहला लोकपाल बनाया गया। ठीक है, अब लोकपाल ऑनलाइन से समझ में आ रहा है कि जो जितने भी कंप्लेंट्स हैं आप उनको, मतलब ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ दीज कंप्लेंट्स। ठीक है जी, और जो भी कंप्लेंट डाली गई है उसका स्टेटस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो और भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो भी सीधा इस पे, मतलब सीधा डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो लोकपाल की बात हो गई। अल्टीमेट एम है करप्शन को रिमूव करना। पिंकई चंद्र घोष जी ये है बच्चे, मैंने बताया फर्स्ट लोकपाल पिंकई चंद्र घोष जी को बनाया गया। ही वॉज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। जो लोकपाल बनेगा उसमें बेसिकली कंडीशन ही है ही मस्ट बी सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज। ठीक है जी, चलो जी। इंडियाज फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट्स, ये सिमहाद्री में। पहले बोलोगे सर ये कहाँ पर है बच्चे, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इंडिया का पहला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, तो ये आपके लिए, आपको पता है, इंपॉर्टेंट बन ही गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बना रहे हैं हम भाई साहब, सिमहाद्री में बना रहे हैं, जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, ये बात तो समझ में आ गई। ये कौन बना रहा है, एनटीपीसी बना रहा है। इससे पहले एनटीपीसी ने भी रिसेंटली इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया था तेलंगाना के रामागुंडम में।
ठीक है। और अब ये बनाए जा रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, इसका यूज़ करा जाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आज के टाइम पे आपको पता है कितना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो हाइड्रोजन से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें जो है यूज़ करी जानी है। ठीक है जी। तो एनटीपीसी ये काम कर रहा है सिमहद्री विशाखापट्टनम के पास, आंध्र प्रदेश में है। मेरे हिसाब से इतना जान लेना बहुत है। ठीक है जी। कैबिनेट ने लीगल मैरिज एज को 18 से 21 वर्ष करने की परमिशन दे दी। अभी तक ये हुआ नहीं है सच, ठीक है, लेकिन पास कर दिया गया है। पहले जो एज थी 18 थी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 21 है। इससे कम उम्र में शादी होगी तो बच्चे दैट वुड बी कॉल्ड एज चाइल्ड मैरिज। तो इसको 18 से 21 बढ़ाने के लिए बेसिकली मतलब वो कर दिया गया है, प्रपोजल दे दिया था कैबिनेट ने। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, बहुत ही जल्दी मेरे हिसाब से ये चीज़ें हो जाएंगी। जो ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं उसमें अमेंडमेंट होगी एंड अल्टीमेटली हमें देखने को मिलेगा। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 18 साल है बच्चे। इस्लाम में जब लड़की प्यूबर्टी अटेन कर लेती है तब उसको मतलब देन ही शी इज़ एलिजिबल। ठीक है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग चीज़ें हैं, बट हिंदुज़म में मैंने बताया 18 है, उसको 21 करने की बात हो रही है। ठीक है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज बच्चे एक बार देख लेना क्या इसके वो, बिकॉज ये आपके आ सकता है जीडीवीडी में, जो आप एसएसबी दोगे ना उसमें आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके फायदे क्या, इसके नुकसान क्या, तो वो आप जरूर से देख लेना। ठीक है जी। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें बच्चे, गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च करा गया गुड गवर्नेंस डे के दिन, अमित शाह जी ने लॉन्च करा है। गुड गवर्नेंस डे हम मनाते हैं 25 दिसंबर, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उसी वजह से गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। उस दिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज करा गया बच्चे। नाम से समझ रहे हो, गुड गवर्नेंस। ठीक है जी। तो मतलब गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। ये एक पूरा मतलब एक है सिस्टम जो स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को मतलब रैंक करता है कि भाई आप टोटल आपकी गवर्नेंस कैसी जा रही है। कुछ कुछ पैरामीटर्स है, ऐसा नहीं है, पूरी एक पैरामीटर्स है। जैसे देखो इन्वायरमेंट को लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस आपकी है या नहीं है, पब्लिक हेल्थ कैसी है, पब्लिक इंफ्रा कैसा है, इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसी है, सोशल वेलफेयर कैसा है, जुडिशरी कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसा है, इंडस्ट्रीज कैसी है, इन सब को मिला के बच्चे रैंकिंग मतलब बनाई जाती है। ठीक है। जो टॉप रैंकिंग रही है बच्चे वो गुजरात रही है। अलग अलग ग्रुप्स में बांटे गए हैं, तो मेजर गुजरात रही है, दूसरे ग्रुप में मध्य प्रदेश, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर दिल्ली। ठीक है। तो ये बेसिकली अलग अलग उसमें, बाकी गुजरात आपके लिए मतलब काफ़ी कॉमन रहेगा। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली काफ़ी कॉमन आ जाएगा आपको। ठीक है। गुड गवर्नेंस वीक भी हमने इस बार सेलिब्रेट करा टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स। आपको पता है 75 ईयर्स का महोत्सव ये सब कितना ज़्यादा चल रहा है, तो उसी के तहत हमने वीक भी सेलिब्रेट करा दिसंबर 20 से दिसंबर 25 तक। ठीक है जी। नाम आपको रीज़न मैंने बता ही दिया कि क्यों बेसिकली ये सिस्टम है। ठीक है जी। नीति आयोग ने रिलीज करी द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रैंकिंग। ठीक है। स्टेट्स की परफॉर्मेंस वगैरह का होते हुए ये रैंकिंग बेसिकली नीति आयोग ने लॉन्च करी है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है जी। ओके। और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? फिलहाल राजीव कुमार है। ठीक है जी। तो ये बात आपको बस पता होनी चाहिए कि नीति आयोग ने ये हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडियन ये सब मतलब इंडेक्स वो करा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अभी रिसेंटली मोदी जी ने कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन करी है, तो थोड़ा बहुत मतलब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक ये कॉरिडोर 1 के रूप में लॉन्च करा है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि कौन सी मेट्रो रिसेंटली लॉन्च हुई है, बिकॉज मोदी जी खुद लॉन्च करने गए हैं, तो आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट बन ही जाती है। थोड़ी बहुत इसकी डिटेलिंग, ज़्यादा नहीं, मतलब इतना नहीं मतलब आपसे पूछेगा। ठीक है। थोड़ी बहुत डिटेलिंग इज इनफ, ये मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। ओके। हाँ, गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट पैनल टू लुक इनटू एफ्सपा विड्रॉल फ्रॉम नागालैंड। अब एफ्सपा का आपके बारे में, बिकॉज एफ्सपा बहुत न्यूज में रहा है। ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये फुल फॉर्म बच्चे एफ्सपा की नागालैंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या है बच्चे? ये आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल प्रिविलेज देता है कि जी आपके पास नॉर्मल कंडीशंस में ऐसी नहीं होती है ये पावर, लेकिन अब आपके पास अंडर एफ्सपा एक्ट की पावर है। जैसे कि मतलब बिना किसी उसके वो लोग सीधा किसी को शूट कर सकते हैं, कहीं भी सर्च ऑपरेशंस कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। ये स्पेशल पावर दी जाती है। ठीक है जी। तो 1958 में ये आया था बच्चे, नागालैंड में ये आया था, जो अभी तक चल रहा है। जो जितने भी डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं ना बच्चे, उसमें ये एफ्सपा लगा दिया जाता है। ठीक है जी।
यूनियन मिनिस्ट्री इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कौन सा एरिया एफ्स्पा के अंदर है नहीं है। वैसे तो इसी में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूँ आज के टाइम पे, ओहो लिख ही दिए मैंने, ठीक है। लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में अलग टाइप का एफ्स्पा है, सब में अलग अलग है चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब में ही है। तो ये जो बहुत पॉपुलर है दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। साउथ आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट में है और ऊपर कश्मीर में है ये चीज़, ठीक है। चलो जी, अभी तो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल बच्चे। तो आप सबको पता है कर्नाटका में तो आजकल कितने ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जेल और मतलब बेसिकली लॉ बनाया गया जो कि जो आपने सुना ना कन्वर्जन जो सिस्टम चलता है, कन्वर्ट करना एक धर्म से दूसरे धर्म में, ठीक है। उसके अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो चाचा जी उसको जेल होगी, फाइन भी होगा, ये प्रोविजन है इस बिल के, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली ये काम करा है। तो जी कर्नाटका इज द स्टेट जिसने ये वाला काम करा है। जब ये रिलीजन इतना ज़्यादा आ रहा है तो आपको आर्टिकल 25 के बारे में पता होना चाहिए जो अपने फंडामेंटल राइट के अंदर है। वैसे आर्टिकल 25 से 28 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, मतलब कोई भी धर्म अपने मनपसंद का अपना सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसके नाम पे आप इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उसमें आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी। ये सब चीज़ें आर्टिकल 25 से 28 है। जब भी राइट टू इक्वलिटी की बात आती है तो आर्टिकल 15-16 आता है। राइट टू फ्रीडम की बात आती है तो जी यहाँ पर आता है। जो हिजाब वाला इशू है उसमें 2 पॉइंट है कि भैया किसी को धर्म के बेसिस पे स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा है तो आर्टिकल 15 का वो वोलेशन है, ठीक है। मैं अपनी मर्जी का धर्म अपना लूँ, ये बच्चा आर्टिकल 25 का वो है सिस्टम है, ठीक है जी। चलो जी, तो अल्टीमेटली ये बातें आपको समझ में आ गई है। आईआईटी मद्रास को मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर 3rd कंसेक्यूटिव ईयर बच्चे ये दिया गया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, इसको अरिया बोलते हैं। उसमें टॉप किसने करा है? आईआईटी मद्रास ने करा है बच्चे। ये बात पता हो तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अरिया रैंकिंग बताया, अच्छा सबसे पहले आईआईटी मद्रास है, फिर बॉम्बे है, फिर आईआईटी दिल्ली है, ठीक है जी। गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी है बच्चे, ठीक है जी। कॉलेजेस में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है बच्चे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जीएस रसोई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर है, ओपन में बच्चे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सब बातें ये आप देख लो, ठीक है। चलो जी, बहुत ही बेहतरीन। रैंकिंग क्या है बच्चे? ऑब्वियसली एक दूसरे कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में कम्पीट कराने से ओवरऑल माहौल अच्छा होता है और सब ही बेसिकली ग्रो करते हैं। और अगर हम इस टाइप की रैंकिंग रखेंगे अपने लोकल लेवल पे तभी हम इंटरनेशनल लेवल पे उन चीज़ों की डेवलपमेंट के बारे में बेसिकली सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये रैंकिंग बच्चे इंपॉर्टेंट है। आपको आईआईटी मद्रास ने रैंक 1 वाला सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना तो मेरे हिसाब से आपको पता ही होना चाहिए, वरना तो बात नहीं बनेगी। हाँ जी, तो आगे है नागालैंड पुलिस लॉन्च कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप फॉर सिटीजन। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन इतना ही आता है कि कौन सी स्टेट ने अभी ये वाली स्कीम लॉन्च करी है, कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नागालैंड ने लॉन्च करी है, ठीक है। क्या है भाई, मतलब कुछ नहीं, प्ले स्टोर पे ऐप है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप इससे फाउंड कर सकते हो। टूरिस्ट अगर आप हो तो उनको टिप्स के लिए भी है, कुछ और कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना हो तो वो भी आप ऐसे कर सकते हो, काहे कि कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, इस वजह से ये ऐप लॉन्च करी गई है। ये सब इसका मामला है, ठीक है जी। तो बस न्यू ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन से स्टेट ने 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेप्लिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ये स्टार्ट करा था। तो बच्चे ये स्टार्ट करा था उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। पटनायक साहब अपने क्या नाम है चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, नवीन पटनायक साहब। तो बस क्वेश्चन इतना ही आ सकता है कि कौन से स्टेट ने ये वाला स्टेप लिया था। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इस चीज़ से नहीं पूछेगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी। चलो जी, नागालैंड सेलिब्रेट्स 59th स्टेटहुड डे। इट इज़ इम्पोर्टेंट बच्चे। जो इनके सीएम है नेफ्यू रियो,
ठीक है। उन्होंने सेलिब्रेट करा बच्चे 56 स्टेटहुड डे नागालैंड। नागालैंड की बात करें तो पहले आसाम के अंदर आता था वो, फिर मूवमेंट चली तो नागालैंड अलग से यूनियन टेरिटरी एंड बाद में नागालैंड 1963 में एक स्टेट के रूप में निकल कर आया। कंप्लीट स्टेटहुड 1963 में नागालैंड को दिया गया है। ये देख लो नागालैंड, नागालैंड की बाउंड्रीज आप देख सकते हो कि किस किस स्टेट से इसकी बाउंड्री टच कर रही है। कैपिटल है कोहिमा और ये सब लिखा हुआ मैंने, ठीक है जी। और बस यही सब फीचर, ठीक है। वेट ड्राई क्लाइमेट, मॉनसूनल वेट ड्राई क्लाइमेट यहाँ पे मिलती है बच्चे। इसके अलावा इंटाकी नेशनल पार्क, सिम्फन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोलीबाजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागालैंड में मिलते हैं। पेपर में प्रश्न आपके पूछा जा सकता है, ये राइट है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, मिथुन गयाल ये स्टेट एनिमल है नागालैंड का, एंड बिलिथ ट्रैपगन ये स्टेट बर्ड है नागालैंड का। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है बच्चे, ठीक है जी। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल की ही ये वो इमेज है, तो ये वाली बात इतनी सी बहुत है। हाँ जी, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू वैक्सीनेट इट्स एंटायर एलिजिबल पॉपुलेशन। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये तो भाई साहब, कि कौन सा पहला स्टेट बना है जिसने अपनी एंटायर एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। तो जी हिमाचल प्रदेश बना है जिसने 100% वैक्सीनेशन कर दी है। तो मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है भाई, इट्स लिटरली गुड अचीवमेंट, ठीक है जी। इसके अलावा KVIC रोल्स आउट प्रोजेक्ट रीहैब इन असम टू प्रिवेंट एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। सुनो मेरी बात को सुनो भाई, एनिमल्स में एंड ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बहुत ही पॉपुलर है एलिफेंट एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। द रीज़न बीइंग कि एलिफेंट ट्रैवल करते हैं और हम उनके बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये क्लैशेस होते ही रहते हैं बच्चे, ठीक है, काफ़ी बार ये क्लैशेस होते रहते हैं। तो KVIC ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा, वाई यूजिंग टाइनी बी। जैसे बेसिकली है क्या भाई, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एलिफेंट ना जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये वो लगा दूंगा बीज के वो, ताकि एलिफेंट यहाँ से ना जाके अपना दूसरा रास्ता खोजेगा। तो बेसिकली उसका रास्ता मैं अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर दूंगा। बेसिकली बात ये है, बी फेंसिंग मान लो, ठीक है। तो ये किसने करा बच्चे, ये प्रोजेक्ट करा, ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा KVIC ने। KVIC स्टैंड फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। आपको बताना KVIC स्टैब्लिश कब करा गया था, ये आपका होमवर्क है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है जी। तो KVIC की बात आपको समझ में आ गई है। चलो, प्रोजेक्ट रीहैब असम में KVIC ने, क्यों वो सब आपको पता ही है। नीति आयोग टू इस्टेब्लिश 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज इन जम्मू एंड कश्मीर। पहली बात तो क्वेश्चन आ सकता है कि अटल टिंकरिंग लैब रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में 1000 इस्टेब्लिश करनी है, कौन कर रहा है, तो नीति आयोग कर रहा है। नीति आयोग के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ मैं। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है, ये भाई साहब ये अटल इनोवेशन मिशन के अंदर एक प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। ये कुछ नहीं, ये बच्चों में इनोवेशन डेवलप करने के लिए चलाई जा रहा एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हो रहा है। अलग अलग स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज वगैरह तैयार करी जा रही है। तो मतलब एकदम OP लेवल की चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इनोवेशंस बेसिकली हमें लोगों में डालनी है, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब चलता है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर चलता है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज चलता है, मेंटर ऑफ चेंज प्रोग्राम चलता है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर चलता है, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस चलता है। ये सब AM के अंडर ही है। देखो इस टाइप की लैब्स, मतलब वही ना, कुछ नहीं, साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, इन चीज़ों पर बेसिकली ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी जम्मू कश्मीर में बोला, जम्मू कश्मीर लद्दाख में बोला कि भैया 1000 यहाँ पे इस्टेब्लिश करी जाएंगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज फर्स्ट ड्रोन फेयर एट ग्वालियर। इसी के साथ साथ अभी मार्च की न्यूज़ थी जिसमें मध्य प्रदेश में पहला जो है ड्रोन स्कूल भी खोला गया है, तो अपने आप में अच्छी बात है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज फर्स्ट ड्रोन फेयर एट ग्वालियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कहाँ पर हुआ जी, ग्वालियर में हुआ। कहाँ पर हुआ, MP में हुआ, ठीक है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया जी, ठीक है। तो ये देखो आ ही गए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है जी। उड़ीसा ने टाई अप करा UNCDF के साथ टू लॉन्च मिशन शक्ति लिविंग लैब, ठीक है जी। UNCDT क्या है, CDF बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड फॉर एम्पावरिंग वुमेन। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मिशन शक्ति लिविंग लैब किस लिए है बच्चे, ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए बच्चे सारे की सारी सिस्टम है, ठीक है। महिलाओं को सशक्त करा जा रहा है
उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है कि भाई किस तरीके से अपने बिजनेस को, अपनी मार्केटिंग को, अपने लिंक्स को बेसिकली वो इम्प्रूव कर सकती है। उड़ीसा ने काम यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ मिलकर करा है, नाम है मिशन शक्ति लैब। उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। साउथ कोरिया टू गेट वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025। साउथ कोरिया पहली वर्ल्ड की फ्लोटिंग सिटी मतलब उसके पास होगी 2025 तक। तो पेपर में प्रश्न क्या आ सकता है, ये आपको मेरे हिसाब से सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली फ्लोटिंग सिटी इस्टेब्लिश करेगी। तो जी साउथ कोरिया वो सिटी है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी होगी ये। और बस और तो क्या ही बात करें, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपको पता है साउथ कोरिया में बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, तो उनसे टैकल करने के लिए ये सिस्टम कंप्लीट है, फ्लोटिंग सिटी वाला सिस्टम जो है कंप्लीटली डेवलप करा जाएगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। इंडिया ज्वाइंस G20 ट्रोकिया विद इंडोनेशिया इटली, ठीक है। अच्छा, एक तो सबसे पहले आपको बताना है कि इंडिया में G20 की मीटिंग कब होने वाली है, ये आपको बच्चे होमवर्क है, ठीक है जी। तो अब अभी इस बार हो रही है इटली में, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है G20 कंट्रीज़ कौन सी है। देखो जो टॉप 20 इकोनॉमीज है ना वर्ल्ड की, वो है बेसिकली G20 कंट्रीज। ये देखो कितना मस्त वो दिखाया हुआ है। पेपर पिछली बार पेपर में आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, उसमें इंडिया ऑप्शन था। तो G7 ये है, G8 ये है, G20 ये है। G20 की कंट्रीज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, ये 7 G7 होगी, प्लस में 1 रशिया, G8 हो गया। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ठीक है। ये टोटल बच्चे मिला के G20 बनाता है। रशिया मतलब एक्चुअली भी G8 एग्जिस्ट नहीं करता है, G8 से ही टूट के G7 बना है। जब 2014 में क्रीमिया पे हमला करा था रशिया ने, तो उनको निकाल दिया था G8 से, ठीक है। तो ये तब की बात है। ट्रोकिया, अच्छा मैं ट्रोकिया मतलब समझा दूँ तो समझ जाओगे आप सीधा सीधा, ठीक है। चलो जी, तो ये G20 में आपको पता, आपका होमवर्क समझ में आएगा कि G20 में होमवर्क क्या रहने वाला है आपका, ठीक है। तो वो ज़रूर आप कीजिएगा। ओके, नासा सेलेक्ट्स इंडियन ओरिजिन फिजिशियन अनिल मेनन एज वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स फॉर इट्स फ्यूचर मिशंस। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज़ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। ये बेसिकली US एयर फोर्स में बच्चे अभी इंडक्टेड है। ये बाकी और एस्ट्रोनॉट्स के साथ नासा के मिशन में जाएंगे। ये वही बंदे थे जिन्होंने नासा का पहला स्पेस मिशन का डेमो लॉन्च करने में हेल्प करी थी, ठीक है। ओके, आर्टेमिस प्रोग्राम आपको पहले में बहुत बार बता चुका हूँ मैं। ये देखो, दिस इज नासाज फ्यूचर मून मिशन, ये रहेगा आने वाले टाइम में, इसका ये पार्ट बनेंगे, ठीक है। चलो जी, यूनेस्को ने दुर्गा पूजा जो होती है कोलकाता में, उसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड करा है बच्चे। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को इंक्लूड करा है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में, ठीक है। दुर्गा पूजा आपको पता है कोलकाता में सेलिब्रेट करी जाती है। कोलकाता मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में ही। पेपर का प्रश्न आपको सीधा सीधा समझ में आ गया कौन सी ऐसा फेस्टिवल है, जो भी आपको समझ में आ गया। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको छू नहीं सकते, ठीक है। तो हेरिटेज लिस्ट में बेसिकली इंडक्ट कर दिया गया है दुर्गा पूजा कोलकाता में। इतना ज़बरदस्त सिनेरियो होता है ना, पूरा इतना ज़बरदस्त माहौल होता है, क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त। इनफैक्ट ये भी बताया था, ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया ने बोला था कि जो दुर्गा पूजा से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 32,000 करोड़ की इकोनॉमी डेवलप करती है। 32,000 करोड़ की इकोनॉमी दुर्गा पूजा के अराउंड है, यानी इट इज़ 2.58% ऑफ वेस्ट बंगाल GDP। समझ रहे हो, मतलब देखो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब दुर्गा पूजा से रिलेटेड इतने आइटम है, पॉइंट ये है, ठीक है जी। तो यूनेस्को की लिस्ट बच्चे इंटेंजिबल, जिनको छू नहीं सकते, इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये देखो, ये और भी इसके अलावा और भी, जैसे कुंभ मेला, नवरोज, योगा 2016, ठीक है। इसके अलावा कुत्यम संस्कृत थिएटर जो है, वैदिक चैंटिंग, रामलीला, ठीक है, चाहू डांस, ये टोटल 13 है जिसको ऑलरेडी यूनेस्को ने रिकग्नाइज करा हुआ था। यूनेस्को की बात कर ले, यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं। इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में है बच्चे। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है, ठीक। अच्छा, फेस्टिवल ये पहला है एशिया में जिसको ये वाला रिकग्निशन मिला है, ठीक है जी। चलो जी, इंडिया टू चेयर काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन जनवरी 2022 आफ्टर 10 ईयर्स।
तो भाई अपने आप ही जब 10 साल के बाद कोई चीज़ हो रही है तो इम्पोर्टेंट बन ही जाती है। इंडिया इसको हेड करने वाला, आपको सबको मेरे हिसाब से पता होगा कि इंडिया फ़िलहाल नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, तो उसको इस टाइप की चीज़ें में इन्वॉल्वमेंट उसकी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपको पता होगा 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट में ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए। मैं माफ़ करना, इतना हेक्टिक हो रखा है ना मामला, इतना हेक्टिक स्केड्यूल है, इसलिए बीच में ऐसे नींद आ रही है। नॉर्मली ऐसे नहीं आनी चाहिए, लेकिन हेक्टिक इतना है, मैं क्या बताऊं। बस मेरा किस पर्पज़ ये था कि किसी तरह से जो मैंने कमिटमेंट्स करी हुई हैं वो उनको पूरा करा दूं। धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं। ठीक है, क्लासेस भी रेगुलर मैं कोशिश करूँगा 2-3 दिन बाद रेगुलर लेना स्टार्ट कर दूँ। स्टूडियो में जा नहीं पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा स्टूडियो भी जाऊँ। इश्यूज़ तो आ रहे हैं, देखो कितना क्या बच सकता है इश्यूज़ से। नहीं चलो जी, तो ये वाला सारा सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो अच्छा 15 में 10 नॉन परमानेंट मेंबर तो आप ऑलरेडी बता ही चुके हो मुझे, राइट। इंडिया वेलकम्स इजिप्ट एट 4th मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है बच्चे। तो ब्रिक्स बैंक अभी तक तो आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स यानी 5, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा बांग्लादेश, इजिप्ट, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये पार्ट बन गए हैं एनडीबी के, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के, जो कि इन 5 कंट्री में बेसिकली डेवलपमेंट की बातें करेगा। ठीक है, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर मतलब फाउंडिंग मेंबर हैं, और बाकी इसमें जुड़ते जा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ तो हो गई है। बस ब्रिक्स बैंक इतना ही मेरे हिसाब से बहुत है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स पहले ब्रिक था, ब्रिक्स हुआ 2010 में, जो साउथ अफ्रीका इसमें आ गया। ठीक है, तो 5 द मोस्ट डेवलपिंग एंड बड़ी इकोनॉमीज है जिससे मिलकर ब्रिक्स बनता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2021 रिपोर्ट। ठीक है, ये भाई साहब रिपोर्ट है। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है बच्चे, इजराइल की सिटी है टेल अवीव, ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। पेरिस को ओवरपास कर दिया इसने। ठीक है, सिंगापुर और पेरिस दोनों ही सेकंड रैंक पर आई है। उसके बाद ज्यूरिच एंड हांगकांग है, न्यूयॉर्क 6th पे है, जिनेवा 7th पे है। ठीक है, तो अब देख लो कि देखो दिस इज टेल अवीव, इजराइल की ये सिटी है। ठीक है, कितनी मतलब, चलो ठीक है, अब क्या बोले। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में अहमदाबाद एंड गुजरात ये टॉप 10 चीपेस्ट सिटीज़ हैं बच्चे, चीपेस्ट सिटीज़ में से आया है। ठीक है जी, वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट सिटीज़ है डेमस्कस, जो सीरिया की कैपिटल है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात है भाई अपना है। ओके, इसको रिलीज़ कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बच्चे। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है इकोनॉमिस्ट ग्रुप की, वो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। इसके अलावा डेमोक्रेसी इंडेक्स हमने बहुत बार बात करी, जिसमें इंडिया की रैंक अभी रिसेंटली 53 आई थी, उसको भी यही रिलीज़ करता है। EIU, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। फोर्ब्स के 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2021। ठीक है, इसमें सबसे पहले पाई है मैकेंजी स्कॉट। ठीक है, सेकंड पे कमला हैरिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड पे क्रिस्टिन लिंगार्डे। ठीक है, और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 5th पे, मैरी बारा। ठीक है, मतलब आपके लिए आपको पता ही है। इंडिया की सबसे पावरफुल वुमेन निर्मला सीतारमन, ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर है। रोशनी नदर मल्होत्रा HCL कॉरपोरेशन की। किरण मजूमदार शो बायकॉइन की। फल्गुनी नायर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नायका की फाउंडर। ठीक है, रेणुका जगनीति, ये लैंडमार्क ग्रुप की फाउंडर। ठीक है, ये दीज आर दी टॉप वुमेन्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, टॉप 100 वर्ल्ड वाइड में इनकी रैंकिंग, ये जो रैंकिंग लिखी हुई थी वो। ठीक है जी, अच्छा। इसके अलावा नीति आयोग ने रिलीज़ करा 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो आपको पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है ये रिलीज़ कौन करता है बच्चे? नीति आयोग करता है। काहे? स्टेट में एक तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, और मतलब मेरे हिसाब से तो इसका मतलब यही है कि स्टेट में कंपटीशन कर रहे हैं तो बता पाएंगे, देखो जो स्टेट में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, आप भी अच्छा कर लो, इस टाइप की बात। ठीक है, ये एनुअली इस एक्सरसाइज को करा जाता है, अलग अलग पैरामीटर्स में नापा जाता है अलग अलग स्टेट्स को। एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश, आसाम, तेलंगाना इनमें काफ़ी इंप्रूव करा है। स्मॉलर स्टेट में मिजोरम एंड मेघालय में करा है। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली ने, जम्मू कश्मीर ने काफ़ी इंप्रूव करा है। ओवरऑल टॉप रैंकिंग स्टेट जो है वो केरला, तमिलनाडु है। छोटों में मिजोरम एंड त्रिपुरा है। एंड दादर नगर हवेली एंड चंडीगढ़ में ये 3rd पे।
ठीक है, तो ये इस हिसाब से सारा मामला है। वो स्टार्टिंग बताई वो इम्प्रूवमेंट थी, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसकी बता चुका हूँ कि कंपटीशन की भावना डेवलप होती है, हर कोई वो चीज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो इनिशिएटिव है नेशनल हेल्थ मिशन आयुष्मान भारत या फिर पीएमजे आयुष्मान भारत पीएमजे, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सब इसी से ही रिलेटेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है जी। चलो जी, हरी कुमार, एडमायरल हरी कुमार, इनको न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट करा गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रीसेंट अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ही इज़ अवर नेवी नेवल चीफ, ठीक है जी। तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये, मतलब सीधा सीधा वन वर्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली एनडीए से पढ़े हुए हैं ये, आपको पता ही एनडीए से ही मोस्टली लोग चीफ की पोस्ट तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। 3 कमांड है, तीनों कमांड का मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इससे इधर ये करमबीर सिंह आप देख रहे होगे, ठीक है। जनरल नरवणे अज्यूम चार्ज एज चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बताया था, तीनों फोर्सेस की एक मिल के कमेटी होती है, ठीक है, जिसको हेड करता है जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। तो जो फिलहाल है नरवणे साहब, ठीक है, जो आर्मी चीफ है नरवणे साहब जी। न्यूज़ बहुत बार आ चुकी है कि यही नेक्स्ट सीडीएस होंगे, लेकिन अभी देखो क्या चल रहा है। अच्छा, जो सीडीएस वाली पोजीशन आ गई थी ना, उसके बाद हमने ये सीयूएससी वाला सिस्टम बंद कर दिया था। उससे पहले ये काम हुआ करता था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पहले एग्जिस्ट करा करती थी। इसी की जगह बेसिकली इसी का चेयरमैन सीडीएस को बनाया गया था, ठीक है। और जब तक नया सीडीएस नहीं बन जाता, हम पुरानी प्रोसेस को ही बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है, सौरव घोषाल पहले इंडियन बने हैं बच्चे जिन्होंने मलेशियन ओपन स्क्वैश कंपटीशन जीता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बस इतना से आएगा। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि सौरव घोषाल बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, इस टाइप के प्रश्न बेसिकली आपके पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है जी। अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता बच्चे, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, वुमेन ऑफ द ईयर अंजू बेबी जॉर्ज इंडिया की, इन्होंने ये जीता है फॉर हर टैलेंट, ठीक है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप विद लॉन्ग जंप ब्रोंज 2003 में इन्होंने ये जीता था अपने आप में। ये गोल्ड मेडलिस्ट है 2005 आईएएफ की वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में, फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ ब्रोंज मेडल इन लॉन्ग जंप एट वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स। ओलंपिक्स में इन्होंने 6th रैंक पे फिनिश करा था। तो एक पॉपुलर वो है, इनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, ये सब दिया जा चुका है। इसके अलावा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था इन एथलेटिक्स कैटेगरी, ठीक है जी। लेविस हैमिल्टन जीते हैं सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स में। बस इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये जीत गए हैं, कौन से इवेंट में जीते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। रीमा जोफर फर्स्ट फीमेल F1 रेसर ऑफ सऊदी अरेबिया, इनको अपॉइंट करा गया एम्बेसडर फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ साउथ अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, अंडर F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंपॉर्टेंट है। डेविस कप 2021 में रशिया ने बीट करा क्रोशिया को जीतने में। तो डेविस कप बेसिकली ये मतलब टेनिस का वो है, ठीक है। तो बेसिकली रशिया ने जीत दिया है, क्रोशिया को हरा दिया था। तो बस इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, ठीक है, इंडिया आज भी नंबर 1 पे एग्जिस्ट करता है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, ठीक है। ओके, बीसीसीआई के चेयरमैन बेसिकली भाई साहब सौरव गांगुली जी है। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले, बाई चांस पूछ लेता हूँ, ठीक है जी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत पहले इंडियन मेल शटलर बने हैं जिन्होंने सिल्वर जीता है। आपको बताना है पहली महिला शटलर कौन थी जिन्होंने मेडल जीता था वहां पे, ठीक है, बताना, जल्दी बताना, ठीक है। ये मतलब उसमें आपको होमवर्क देना है। किदाम्बी श्रीकांत बहुत ही फेमस बच्चे, अपना क्या नाम है, शटलर है, बहुत फेमस है, ठीक है। चलो, गोल्ड इन्होंने जीता था लो कियान यू चाइना के, ठीक है। लक्ष्य सेन बहुत ही पॉपुलर है बच्चे, इन्होंने ब्रोंज जीता। ये अभी भी बड़े फेमस है, क्या नाम है, मार्च में बड़े फेमस चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया मालदीव्स की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है यूक्रेविन, ठीक है। कहाँ पर हुई है, कादो आइलैंड पर हुई है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। यूक्रेविन कुवेरिन किसकी बच्चे मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड मालदीव्स की मिल के बच्चे ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है।
तो आपको ये पता होना चाहिए इंडियन ओशियन रेंज में, मतलब इंडियन ओशियन रीजन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मालदीव्स का अच्छे रिलेशन मेंटेन रखे, बिकॉज चाइना एक तो वहाँ पे रिलेशन बढ़ा रहा है, दूसरा उसकी लोकेशन बड़ी क्रिटिकल है अपने लिए। ठीक है, ये 11th एडिशन था बच्चे। ठीक है जी, 15th एडिशन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती, जिसमें इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका ने पार्टिसिपेट करा था बच्चे, ये भी हुआ था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईटीसी चीफ संजीव पुरी, उनको इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2000 का बेसिकली बंदा चुना गया। आईटीसी चीफ संजीव पुरी इम्पैक्ट पर्सन। बस इससे ज़्यादा जानने की मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस न्यूज़ में पता है आपको, इंडिया और भूटान ये एक दूसरे के लिए करता ही है। भूटान कन्फर्स हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ये अपने मतलब इन्होंने नेशनल डे ऑफ भूटान के दिन ये अनाउंसमेंट करी है बच्चे। ठीक है, तो ये अच्छा, ये ऐसा नहीं कि इन्हीं को मिलता है, ये हर बार ही मतलब मिलता है बच्चे। दिस इज ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड दे कैन ऑफर। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, मतलब ड्रैगन किंग का वो उन भूटानीज में ड्रुक ग्याल्पो। ठीक है जी, चलो जी, सऊदी अरेबिया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लियाज अल सुआद, दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर टू नॉन मुस्लिम। दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर टू नॉन मुस्लिम, ये इन्हीं को दिया गया था। इसके अलावा अफगानिस्तान ने गाजी अमीर अनुल्ला खान, ये इनको दिया था 2016 में। ठीक है, पैलेस्टीन ने दिया था ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड, ये 2018 में दिया था। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ जियाद अवार्ड, ये यूएई ने 2019 में दिया है इनको। रशिया ने इनको दिया सेंट एंड्रयू अवार्ड, उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। मालदीव्स ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये उनका हाईएस्ट ऑर्डर है बच्चे, 2019 में दिया उन्होंने। यूएसए ने दिया है लीगन ऑफ मेरिट। ठीक है, ये उन्होंने जापान के पीएम को भी दिया था। ठीक है, इसके अलावा सियोल पीस प्राइज़ इनको 2018 में मिला था, और पहले इंडियन थे जिनको ये प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने इनको अवार्ड दिया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो इम्पोर्टेंट अवार्ड है। इसके अलावा इनको 2019 में गोलकीपर ग्लोबल अवार्ड दिया गया था बच्चे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। मोदी जी, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और चल लेंगे। ठीक है, HDFC बैंक विंस कोवेटेड CI अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ याद रखना है कि HDFC ने ये अवार्ड जीता है, बिकॉज देखो प्राइवेट बैंक की न्यूज़ थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती है, उस इतना होता है। ठीक है, आलिया भट्ट इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर है इन टर्म्स ऑफ पिटा। पिटा आपको पता होगा, क्या नाम है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को इन्होंने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करा है। शी इज़ एनिमल लवर, रेगुलर पिक्चर पोस्ट करती रहती है अपनी। ठीक है, डॉक्टर शशि थरूर को भी इससे पहले ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है जी, चलो जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे बंदे हैं, आप उन नाम बेसिकली पढ़ सकते हैं। हेमा मालिनी, संजीव कपूर आहूजा, अनुष्का शर्मा, सनी लियोनी, आर माधवन, जैक्लिन फर्नांडिस, इन सबका मिल चुका है बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स। ठीक है, ठीक है, DBT NBRC डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स स्वदेश। तो आपको स्वदेश का पता होना चाहिए क्या है। वर्ल्ड का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स है। ठीक है, फर्स्ट लार्ज स्केल मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस है। ठीक है, जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन करा गया है। ठीक है, और बस ठीक है, अलग अलग टाइप का सबको पता होना चाहिए स्वदेश क्या है। ठीक है, इसके अलावा मेरे हिसाब से जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, ब्रिटिश एयरवेज बिकम फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ठीक है, तो भाई अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को सबसे पहली जो एयरवेज यूज़ कर रही है दैट इज़ ब्रिटिश एयरवेज। इम्पोर्टेंट ये कौन सा फ्यूल है? जो कि लो कार्बन फ्यूल है बच्चे। ये रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जाता है, कम्प्लीटली फ्रॉम वेस्ट वेजिटेबल ऑयल्स, इन सबसे बनाया जाता है, इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो दिस इज़ वाई ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और कौन सी एयरवेज बनी है? ब्रिटिश एयरवेज बनी है बच्चे। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा एयर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस। आपको पता है ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्को रिवर से मिलके ब्रह्मोस का नाम आया था। दिस इज सुपरसोनिक मिसाइल जो कि इसको कहीं भी फिट करा जा सकता है। तो इसका एयर वर्जन जो बेसिकली है टेस्ट फायर करा गया है विद फाइटर एयरक्राफ्ट सुकोई 30 MK1। ठीक है जी, ये बेसिकली टेस्ट फायर करा गया है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मोस के बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भी जॉइंट वेंचर था
इंडिया एंड रशिया का ब्रह्मोस। ठीक है, चलो जी। हाइपरसोनिक देखो ऐसे जाती है, बैलिस्टिक ऐसे जाती है, ये फर्क होता है। ठीक है, चलो जी। ब्रह्मोस का वेरिएंट्स देख लो। सरफेस लॉन्च अपग्रेडेड वर्जन, एयर लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, हर जगह चल जाएगी। वही तो बता रहा हूँ, हर जगह चल जाएगी। ठीक है, चाइना ने अभी नई सैटेलाइट लॉन्च करी है, दैट इज नोन एज शिजियान 605 है क्या? ठीक है, हाँ 6-05। ठीक है जी, ये जापान से इन्होंने लॉन्च करी है। ठीक है, इसको किस लिए यूज़ करेंगे? नए टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, बस इतना ही ज़्यादा है। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव करा बच्चे केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट। तो एक तो यही इंपॉर्टेंट होगा, कौन कौन सी रिवर को इंटरलिंक करने की बात हो रही है। तो जी केन एंड बेतवा आपको क्या करना है, जाना है। मैंने अगर मैप यहाँ पे डाला हो, ठीक है, केन बेतवा ये तो यहाँ पे डाला है मैंने। इसके अलावा जो आपको करना है, जो पूरे ओवरऑल इंडिया मैप में है उसमें देखना है केन बेतवा कहाँ पे आती है, कहाँ से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको केन और बेतवा दोनों रिवर के बारे में देखनी है। आई होप योर होमवर्क इज क्लियर। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या करेगा, इन दोनों को बेसिकली लिंक कर रहा है बच्चे। ठीक है, एक कैनाल बनाएगा जो जिसको लिंक कर रहा है, 2 से 21 किलोमीटर लंबी कैनाल होगी। ठीक है, दोनों को लिंक कर देंगे। ठीक है, तो बस, तो फिर ओवरऑल अच्छा सिस्टम हो जाएगा। देखो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, ये दोनों की दोनों ट्राइब्यूटरी है यमुना की यानी गंगा की, समझो इस चीज़ को, यानी गंगा की। जो केन रिवर है ये बेसिकली पन्ना टाइगर रिजर्व, जो बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है इन मध्य प्रदेश, उसमें बड़ी पॉपुलर है। ठीक है, स्पेशल पर्पज व्हीकल केन बेतवा लिंक अथॉरिटी ये सेटअप करा गया टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो फेज़ 1 फेज़ 2 ये तो देखो बस कुछ नहीं, इसी के बारे में सारी की सारी चीज़ें हैं। अब देख लेना, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को बच्चे मनाया जाता है, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। इनकी थीम्स आप प्लीज़ देख लें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से देखो, जानबूझ के मैं कुछ कुछ चीज़ें नहीं डालता हूँ, बिकॉज कुछ तो मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा, सारी मैं खुद तो नहीं करने वाला हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें नहीं डालता हूँ। जैसे कि इनकी थीम देख लेना, दोनों की इंडियन नेवी की और वर्ल्ड सॉइल डे की। ह्यूमन राइट्स डे ना देखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को है इंटरनेशनल यूनिसेफ डे। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे की तो आपको पता ही है। ठीक है, बस भाई, तो मामला इतना ही था मेरे हिसाब से। आपको सीरीज़ पसंद आ रही है। बाकी भी जो अपने मंथ बचे हैं, जैसे ये दिसंबर हो गया, दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, फरवरी। ठीक है, 2 महीने की और आनी मोटी मोटी। मार्च वाली को मैं फरवरी वाले में इंक्लूड कर लूँगा, बिकॉज मार्च आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आती रहेंगी। मैं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाऊँगा कुछ दिन और तक, मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मैं यहाँ से निकल पाऊँ। लेकिन है क्या ना, जैसे 3 तारीख को 13वीं है यार। ठीक है, तो उससे पहले निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। 3 तारीख के बाद निकल पाऊँगा। सारे एजुकेटर्स भी उस दिन आ रहे हैं, 3 तारीख को यहीं पर आ रहे हैं दिल्ली में ही। मतलब ठीक है, अब उसके बाद अब जो चीज़ें हैं वो है यार। फैमिली इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ऐसे छोड़ नहीं सकते आप ऐसे क्रिटिकल टाइम में, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं दोनों के बीच में बैलेंस पूरी कोशिश कर रहा हूँ बनाऊँ, और आपको जो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है कंटेंट मैं आपको दूँ। जो मैराथन्स आनी है, मैराथन्स प्लान्ड हैं, आएंगी, टेंशन मत लो। मॉक टेस्ट तो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं आपको। ठीक है भाई, चलो फिर ओके है फिर मामला। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले उसमें। बाकी लर्न विद सुमित सर टेलीग्राम एंड करंट अफेयर विद सुमित सर टेलीग्राम में मैं इसकी PDF प्रोवाइड आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।